लगभग 50,000 बच्चे सीएसआर का पेपर देते हैं और सारे के सारे लगभग टॉपर्स होते हैं। उन बच्चों में आप अपनी जगह बना के जेआरएफ कैसे क्वालीफाई करके आप सीधे-सीधे जॉब ले सकते हैं। इसलिए जो गेट का पेपर होता है वो बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग माँगता है आपसे कि आपके अंदर क्वेश्चंस की एक अलग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। जेआरएफ क्वालीफाई करने वाले बच्चे भी गेट में अच्छा नहीं करते। जब इंटरव्यू होता है अपने गाइड से ये मत बोल देना या इंटरव्यूअर से ये मत बोल देना कि आपने कोचिंग किया है। अगर ये बात आप बता देते तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो पता चलेगा, रोते रह जाओगे। उधर से आपके सीनियर्स आपको सुनाएँगे, इधर से आपके जो गाइड होंगे वो आपको सुनाएँगे और आपकी पीएचडी कहीं न कहीं जो बहुत ज़्यादा सेवियरली बुक्स बहुत सारी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। लेकिन बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। आपको तैयारी कैसे करनी है मैं उसकी बात एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके शॉर्ट नोट्स 3 लेवल के होने चाहिए। 3 लेवल पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने सिर्फ़ एक रिज़ल्ट नहीं है, जेआरएफ एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है? और हर टॉपर बच्चा जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें आपको अपनी जगह कैसे बना 65 में से 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 35 क्वेश्चन तो छोड़ने होते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि उन 65 में से 35 क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन 25 लगाने हैं। ये बहुत एग्जाम नहीं देते, लोग डर से एग्जाम नहीं देते। कोचिंग ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें, ऑनलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से प्रिपरेशन इन दोनों के साथ की जा सकती है, ये भी समझेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि सर आप कहाँ आकर बैठे हुए हैं? तो बच्चों, मैं नेचर की गोद में आके बैठा हुआ हूँ। ये जगह एक पार्क है। मैंने सोचा कि जब बड़ी बातें करनी हो, जब दूर तक की बातें करनी हो, तो निश्चित रूप से जो शुरुआत होनी चाहिए वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए और आराम से बातें करते हैं। आज कोई बोर्ड नहीं, कोई पेन नहीं, कोई पेपर नहीं, बस हमारे आपके बीच की बातें। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो CSIR जेआरएफ केमिकल साइंस, मैं उसके बारे में A to Z बातें करने वाला हूं बच्चों। आपको क्या चीज़ें आती है, क्या चीज़ें नहीं आती, आपने तैयारी की है नहीं की है, आप बिल्कुल उसके नज़दीक हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बस मैं आज चाहता हूं कि आप CSIR के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आज आप गैदर कर लीजिए। बच्चों को पता है, लोग अपनी लाइफ में काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। इवन कि कई बच्चों का जेआरएफ हो जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने जेआरएफ को वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास वो प्रॉपर वो बुलेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपको लगता है कि सर क्या करना है, जेआरएफ की तैयारी करनी है, जेआरएफ क्वालिफाई करना और हो गया। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है बच्चों जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और हर वक्त कोई आपके साथ नहीं होगा बताने के लिए कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो अगर आपको चीज़ें शुरू से पता रहेंगी कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, ठीक है, किस तरह से आपको अपनी पीएचडी लेनी है, किस तरह से आपको पोस्ट डॉक करना है, किस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो एक प्रॉपर रास्ता बच्चों। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें ये पता है कि भैया जेआरएफ की तैयारी होती है, सीएसआई जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लो, फेलोशिप मिलेगी। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर बच्चों की, तो कई सारे बच्चों की तो फेलोशिप लैप्स हो जाती है, जबकि वो पूरा एफ़र्ट लगा रहे होते हैं, उसके बावजूद उनकी फेलोशिप लैप्स हो जाती है। सिर्फ इस वजह से कि उनको सारी चीज़ें पता नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने डबल टाइम जेआरएफ किया है, फेलोशिप भी ली है, मैंने वो हर चीज़ एक्सपीरियंस की है और काफ़ी चीज़ें मैंने गंवाई भी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गंवाई भी हैं इस चक्कर में कि मुझे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी या मुझे भी किसी ने प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा समय दीजिए और सीखिए इन चीज़ों को कि किस तरह से जेआरएफ की तैयारी से लेके उसका क्वालिफ़िकेशन तक और उसके बाद फिर जेआरएफ को यूटिलाइज़ेशन और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब, किस तरह से ये रास्ता जाता है, इसको थोड़ा-सा आप समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जेआरएफ जो है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक अवार्ड है, ठीक है? ये जूनियर फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है बच्चों? ये एक अवार्ड है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म भरते हैं, तो जिन बच्चों के नेट होते हैं उनको थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं और जेआरएफ वालों को 2-3 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? जो आपका एपीआई स्कोर तैयार होता है, कहीं अगर मेरिट लिस्ट बनती है, तो जेआरएफ वालों को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और नेट वाले को 2 मार्क्स कम मिलते हैं। अब एक नया सिस्टम भी आ गया जिसमें कि ना नेट होगा ना जेआरएफ होगा, सिर्फ आप पीएचडी करने के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? कि आप कहीं से पीएचडी कर सकते हैं और वो यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको फेलोशिप दे और चाहे तो ना दे, वो डिपेंड करता है। जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो आपको फेलोशिप देती हैं। मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है?
शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो नंबर 1 पे आती है कि जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करनी चाहिए। बच्चों जेआरएफ की प्रिपरेशन तो प्रॉपर्ली जो है वो बीएससी के आसपास से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिन बच्चों ने जैम की तैयारी की उनके लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना आसान होता है। जिन बच्चों ने जैम की तैयारी नहीं की है, अगर आपने जैम की तैयारी नहीं की तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने जैम की तैयारी की होगी तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें उस समय ही सीख ली होंगी। बच्चों लोगों को लगता है ना कि कॉलेज सिस्टम मैटर नहीं करता, जब किस टाइप के कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज उतना मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप कितने रेगुलर क्लासेस लगाते हैं, इन चीज़ों से डिसाइड होता है कि आपका आने वाले टाइम में जो जेआरएफ का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। समझ रहे हैं बात को। आपकी जो क्लासेस चलती है, क्लासेज में आपको पढ़ाया किस तरह से जाता है, उस जो आपने ग्रेजुएशन में क्लासेज की, एमएससी में क्लासेज की, उस पे डिपेंड करता है कि आपका आने वाले टाइम का जो होगा रिजल्ट क्या होगा। इसलिए बच्चों अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी होना एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे आपने मान लो बीएससी एमएससी कर ली, बच्चों आपको प्रॉपर चाहिए तो ये था कि बीएससी एमएससी में आपके प्रॉपर नोट्स बने होते, जिन नोट्स की हेल्प आपको यहाँ पर मिलती, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि बीएससी एमएससी करने से जेआरएफ नहीं निकलते। एमएससी आप अच्छे से भी कर लो तो भी ऐसा नहीं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाना है। जेआरएफ का सिलेबस अलग नहीं है तो ये उसी का सिलेबस जो आपके मास्टर्स का सिलेबस है, उसी में थोड़ा एडवांस सिलेबस है। लेकिन बात क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ टॉपिक्स को मर्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप जब बीएससी एमएससी में थे तो किसी टॉपिक को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते थे। जैसे आप बायो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप ओएमसी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक सेपरेट थे। वो टॉपिक आपस में मर्ज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ टॉपिक्स को मर्ज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक्स मर्ज किए जाते हैं। अब जैसे ओएमसी में स्पेक्ट्रोस्कोपी तो समझिए कि आपके लिए क्या बोलूँ मैं, अमृत है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हर जगह मर्ज किया जाएगा, चाहे वो आपको ओएमसी हो, कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। इवन कि आपको एनएमआर, मतलब एनएमआर तो चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी को हर जगह ऐड किया जाएगा, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है। अब जैसे आपकी ग्रुप थ्योरी है, अब ग्रुप थ्योरी अपने आप में आपके लिए सिर्फ एक ग्रुप थ्योरी है। आप जब पढ़ते हो ग्रुप थ्योरी को आप सिर्फ ग्रुप थ्योरी के तौर पे देखते हो, लेकिन उसी ग्रुप थ्योरी को आपको पता है कहाँ कहाँ ऐड किया जाएगा। ग्रुप थ्योरी सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री से ऐड करते हैं, ग्रुप थ्योरी को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐड करेंगे, ग्रुप थ्योरी को क्या करेंगे, वो आपको ओएमसी से ऐड कर देंगे। मतलब एक टॉपिक को वो कई टॉपिक में मर्ज करेंगे। पहले बच्चों डरना मत, ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ। अब देखो, जब जिस लड़ाई की आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हो, आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि उस लड़ाई में कैसे कैसे जीतना है उस लड़ाई को। तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। तो बस मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों की टॉपिक्स को मर्ज किया जाता है, उससे सवाल बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि पहले के टाइम में लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे केमिस्ट्री, मतलब केमिकल साइंस जेआरएफ का। मैं सिर्फ केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ। तो पहले क्या होता था कि पहले 15-20 हज़ार बच्चे एग्जाम देते थे, जिसकी वजह से इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता था। और दूसरी बात क्या होता था कि पहले जो बच्चे एग्जाम देते थे वो किसी कोचिंग से तैयारी करते थे, या तो वो कॉलेज में प्रिपेयर होते थे, या तो फिर क्या करते थे कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए वो दिल्ली जीआसराय आते थे या जीटीवी नगर जाते थे। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई है, अब ऑनलाइन का अप्रोच है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन भी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब तक वो, अगर वो बच्चे कोचिंग भी ज्वाइन करने आते हैं तब तक वो 2 बार कम से कम अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो पढ़ चुके होते हैं। तो उनके पास पहले से अच्छी खासी नॉलेज होती है। बच्चे हो गए हैं अवेयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, अब बच्चे उनको ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कट ऑफ हाई हो गया। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 90-92 पे आपको 90-95 पे नेट हो जाते थे। और जो है, मैं जनरल की भी बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 90-95 पे नेट हो जाते थे, 95 मतलब हार्डली 100 मार्क्स पे नेट हो जा रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि 10-15 मार्क्स आगे बढ़ गए हैं। हर साल, मैं किसी टाइम की बात नहीं कर रहा, हर साल धीरे 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 ये कट ऑफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं बच्चों, वो बड़े फाइटर स्टूडेंट्स हैं, बड़े टॉपर स्टूडेंट हैं। उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ पढ़ के अपने आप को पका लिया है। तो अब यहाँ पर आपकी क्या जगह बनती है, जगह बनती है, बिल्कुल जगह बनती है। बच्चों जनरली ये देखा गया कि जब बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, कि जब बच्चे नेट की प्रिपरेशन करते हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। और स्ट्रैटेजी को फॉलो ना कर पाने के कारण उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं जो बच्चे स्ट्रैटेजिकली मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे स्ट्रैटेजिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन बच्चों से वो पीछे रह जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा बच्चों, आपसे जैसे किसी ने सवाल पूछा कि सर नेट हमने किया, सर नेट, चलो नेट जेआरएफ हमारा हो गया, सर क्या टीफर क्या भी हो जाएगा, सर क्या गेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, बार्क डीआरडीओ भी क्या कर लेंगे। मैंने बोला देखो आप ना 3 चीज़ों को मेनली मान के चलो। बच्चे यहाँ जब तैयारी करते हैं जेआरएफ की, तो 3 एग्ज़ाम्स को वो लेके दिमाग में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो नेट जेआरएफ पहला, दूसरा होता है गेट, और तीसरा होता है बच्चों टीफर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो नेट जेआरएफ से भी अच्छी फेलोशिप मिलती है। नेट जेआरएफ में अगर आपका एसपीएम क्वालिफाई हो जाएगा, टॉप रैंक्स में आ जाओ, तो फिर आपको एसपीएम फेलोशिप मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा होगी, जेआरएफ की फेलोशिप से कहीं ज़्यादा होगी। अब क्या है कि जैसे गेट हो गए बच्चों, गेट से क्या होता है, इंस्टेंट जॉब मिल जाता है। जो पीएसयूज में गेट के थ्रू इंस्टेंट जॉब मिल जाते हैं लोगों को। जैसे आपने गेट क्वालिफाई किया, आप टॉप रैंक में आए, तो अलग अलग पीएसयू के इंटरव्यू जाते हैं। वो पहले पीएसयू अपने अपने अलग एग्जाम कंडक्ट करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि भाई इतना लोग अपने रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो गेट के स्कोर को ही अपना स्कोर मान लेते हैं और उसके बिहाफ पे टॉप रैंकर स्टूडेंट को कॉल करते हैं और उन्हीं में बच्चों को इंटरव्यू लेके जॉब दे देते हैं। तो गेट की हेल्प से आपको डायरेक्टली जो है वो जॉब मिल जाएगी। हालांकि गेट की हेल्प से आपको पीएचडी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास गेट है तो आपकी पीएचडी नहीं होगी। गेट की हेल्प से भी आपकी पीएचडी हो सकती है। आप गेट क्वालिफाई करके भी, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईटीज़ हैं जो बच्चों को, लेकिन वो एंट्रांस लेंगे। गेट क्वालिफाई करने के बाद भी वो एंट्रांस लेंगे। सीएसआई या जेआरएफ करने के बाद कोई एंट्रांस नहीं होगा आपका। आप जैसे सीएसआई जेआरएफ क्वालिफाई करके जाओ किसी आईटी में, तो वो आपको इंटरव्यू के बिहाफ पे वो आपको क्वालिफाई कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। लेकिन अगर आप गेट करके जाते तो वो पहले आपका ये एंट्रांस लेंगे। जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा बच्चों, एक है हमारे पास टीफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये टीफर क्या है बच्चों, ये रिसर्च की एक एडवांस फैसिलिटी है। ठीक है, रिसर्च की क्या है बच्चों, टीफर एक एडवांस फैसिलिटी। यहाँ पर आपको रिसर्च को बहुत ब्रॉड वे में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो समझो कि इंडिया में रह के आपको अमेरिका लेवल की फैसिलिटी जो है वो टाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे बच्चे टीफर की भी तैयारी करते हैं, और टीफर के थ्रू जब वो जो पीएचडी करने जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट जो जेआरएफ वालों को नहीं मिल पाते, कहीं ज़्यादा बेनिफिट टीफर वालों को मिलते हैं। लेकिन टीफर की सीट्स कम होती है, टीफर का एग्ज़ाम इनसे थोड़ा टफ होता है। ठीक है, मतलब आप समझो कि टीफर का एग्ज़ाम है तो पैटर्न सेम, बट टीफर का एग्ज़ाम क्या होता है, इससे ज़्यादा टफ होता है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होता है बच्चों जिसको बच्चे फोकस करते हैं, वो होता है जियो, आपको ये यूपीएससी, आपको क्या, जियो केमिस्ट। ठीक है, जियो केमिस्ट के भी एग्जाम को बच्चे जो है वो फोकस करते हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए। क्योंकि जियो केमिस्ट के थ्रू जब आपको जॉब मिलेगी तो उससे जो आपको जॉब मिलेगी वो यूपीएससी लेवल की, मतलब एक आईएएस लेवल की आपको जॉब मिलेगी। जो जॉब मिलेगी उसकी जो रैंक होगी वो आईएएस लेवल की होगी। जियो केमिस्ट्री की खासियत क्या होती है कि उसके प्री के मार्क्स को भी जोड़ा जाता है, वो एक अलग है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि प्री के मार्क्स को जोड़ा नहीं जाता, लेकिन जियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि प्री के मार्क्स को भी क्या होता है बच्चों, जोड़ा जाता है। इसके अलावा क्या है कि जैसे आप एक बार जैसे आप मान लो नेट वगैरह कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, मतलब नेट करके आप पीएचडी कर रहे हो, जेआरएफ करके गेट कर लिया है, तो बीच बीच में क्या होता है केमिकल, मतलब जो है साइंटिस्ट की पोस्ट आती है बच्चों। ठीक है, असिस्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है, इन सब की पोस्ट आती है। तो इनकी पोस्ट पे क्या होता है, जो बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं किसी आईटी से, जो इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहे हैं बहुत सारे, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इस टाइप के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। तो आप जो है पीएचडी करते हुए आप साइंटिस्ट की भी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी आईटी से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज होंगी, और वो नॉलेज आप इंटरव्यू में यूज करके आप जो है अच्छे से किसी साइंटिस्ट की भी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो एग्ज़ाम्स की बात थी। ये तो बच्चों ये क्या एग्ज़ाम्स की बात थी कि एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि ये एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होते हैं, कैसे क्वालिफाई करना। बस मैं बातें कर रहा हूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम्स होते हैं। मेनली आपको भी 4 एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए सीएसआई जेआरएफ पे फोकस, इसके अलावा करना चाहिए आपको गेट पे फोकस, तीसरा करना चाहिए आपको टीफर पे फोकस, और चौथा करना चाहिए आपको क्या, जियो साइंटिस्ट पे। इसके अलावा और भी हैं, बार्क है, डीआरडीओ है, लेकिन ये सब भी जो होते हैं बच्चों, ये भी पीएचडी के पर्पज़ से ही होते हैं, या इनके अपने जॉब्स होते हैं, ट्रेनिंग के अपने जो होते हैं, ट्रेनी वाले जॉब होते हैं। बाद में फिर उसको रिक्रूटमेंट करके बाद में उसको परमानेंट करते हैं और फिर अच्छी जॉब देते हैं। ओके बच्चों, बात करते हैं कि जेआरएफ की प्रिपरेशन में, गेट की प्रिपरेशन में, टीफर, जियो साइंटिस्ट, इन सब में फ़र्क क्या है, कैसे आप प्रिपेयर कीजिए कि ये एग्ज़ाम्स अलग अलग क्वालिफाई कर सकिए। यार बच्चों, होता क्या है ना कि अगर आपको लग रहा है कि सर ये एग्ज़ाम एक ही तो है, अगर हम पढ़ लें तो सारे एग्ज़ाम एक साथ क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करें इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गेट भी अच्छा रहे। अगर आप जेआरएफ टॉप करते, जेआरएफ का अच्छा रैंक आपको आता है,
खैर टॉपर्स की तो बात नहीं करूँगा, टॉपर्स की बात अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका जेआरएफ है तो आपका जो गेट है वो हो ही जाना है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जेआरएफ और गेट में फ़र्क है। जेआरएफ आपकी मतलब नॉलेज को टेस्ट करता है, ठीक है। जेआरएफ क्या करता है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। वो क्वेश्चन को मर्ज करेगा, मर्ज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाएगा। आपको समय देना होगा, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, जब तक कि आपके पास 2-3 टॉपिक की नॉलेज होगी, आपने मर्ज करना आपको आता होगा, तब जाके आप उससे क्वेश्चन बनाओगे और आपका रिजल्ट आएगा। जेआरएफ में, गेट में ऐसा नहीं है। गेट में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। गेट में जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी। मैंने कहा कि नेट का एग्जाम में आपको आपके नॉलेज की टेस्टिंग होगी, आपको कितनी चीज़ें आती है। लेकिन गेट के एग्जाम में आपको क्रिटिकल थिंकिंग की टेस्टिंग होगी, ये बंदा सोच कितना सकता है, इसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, या ये टॉपिक को किस लेवल पे जा सकता है, ठीक है। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की टेस्टिंग होती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े क्वेश्चंस होते हैं। जेआरएफ में तो क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं, लेकिन गेट में क्या होते हैं बच्चों, कि गेट के क्वेश्चन छोटे छोटे और बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। तो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जेआरएफ में आपको क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शंस हैं। अब 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन में आपको मान लो 65 क्वेश्चन पार्ट सी में है, मान लो 65 क्वेश्चन, इसमें आपको कितने, आपको 25 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन आपको करके जो है वो 35 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। सोचो कितना आसान है। एक ऐसा एग्जाम जिसमें 65 में से 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो बच्चों के पास कितना ऑप्शन होता है। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे मार खाते हैं, वो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में मार खाते हैं। देखो नेट में क्या है कि नेट में 1/4 की मार्किंग है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मतलब नेट में अगर आप तुक्का मारते हो, देखो तुक्का भी अपने आप में एक मतलब एक पार्ट है, उस पर भी बात करेंगे कि मान लो नेट में आप बच्चों आप क्या करते हो, तुक्का मारते हो। तो नेट में जब आप तुक्का मारोगे तो आपके चांस होंगे, सही होने के चांसेज होंगे 50-50 चांसेज होंगे, क्योंकि तुक्का आप ऐसे तो नहीं मारोगे ना। तुक्का कब मारोगे, तुक्का तब मारोगे जब आपको लगेगा सर इसमें 2 गलत है, सर ये तो कंफर्म हो गया, 50-50 एलिमिनेट हो गया, इन 2 में से कोई एक सही होगा। तो और जनरली ऐसा होता भी है। तो अगर आपकी थिंकिंग कहती है कि हाँ इसमें 2 में से एक सही होगा, तो सच में उसमें सही हो सकता है। मतलब उसमें चांसेस होते हैं कि 50% चांस है कि उसमें वो क्वेश्चन आप जो सोच रहे हैं 50% चांस है कि वो आपका सही होगा। मतलब अगर आप जैसे 10 क्वेश्चन पे तुक्का मारते हैं, तो 10 क्वेश्चन में चांस है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तुक्का में ही। अब वो वाला ब्लाइंड तुक्का नहीं बच्चों। तुक्के का मतलब कि हाँ, मतलब आपने देखा कि हाँ इसमें जो है कैसे किया जाए, कि मान लो तुक्के के नाम पे आपने क्या किया कि उसमें क्वेश्चंस लगाए आपने, और लगा कि हाँ सर ये हो सकता है, आपको तो बिल्कुल आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है और आपने आंसर लगा दिए। तुक्के का मतलब ये कि आपने तुक्का लगाया और आपका आंसर क्या हो गया, 50% चांस है, 40-50% चांस है कि आपका सही हो गया। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4, यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी, 25%। यानी सही होने के चांसेस कितने हैं, तो सही होने के चांसेस है आपको 40-50%, और नेगेटिव मार्किंग कितनी, 25%। मतलब कि आप जेआरएफ में तुक्का लगा के भी आपको बेनिफिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट में चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वहाँ आपको उलझाया जाता है, वहाँ जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि लगे अरे यही तो सही है, और आप मार देते हो और आप पता चलता है कि आपका निगेटिव चला गया। और अगर आप नहीं भी गलत लगाते हो, आप सोच रहे कि नहीं भाई क्रिटिकल थिंकिंग, सोचूंगा मैं तो तुक्का लगाऊंगा, ये वाला सर ये दोनों में से एक पे मार के जाऊंगा। तो होता क्या है बच्चों कि गेट में आपके तुक्के के सही होने के चांसेस होते हैं 25%। मतलब अगर आप वहाँ पर 4 क्वेश्चन लगा, उसमें से एक क्वेश्चन आप तुक्के से सही कर सकते हो। जैसे जेआरएफ में अगर आपने 10 क्वेश्चन लगाया, तो 10 क्वेश्चन में आपने कितनी है, 10 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आप सही कर लोगे तुक्का लगा के। लेकिन अगर आप गेट में लगाते हो बच्चों तुक्का, तो 10 में से आपके 2 क्वेश्चन होंगे सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि गेट में नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/3, यानी कि 33% मार्क्स जा रहे हैं और 25% मार्क्स आ रहे हैं। तो बताओ क्या होगा। मतलब अगर गेट में तुक्का लगाते तो आप बिल्कुल अपने नाम पे आप झंडा गाड़ लो कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। लेकिन जेआरएफ में अगर आपको तुक्का लगाते तो आपके तुक्के के सही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 65 में से 35 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो आप उसमें तुक्का लगा दोगे तो मे भी सही हो सकता है। चांस है उसके 40-50% चांस है कि जिन इंटेंस क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा रहे हैं वो सही हो सकते हैं। इसका मतलब आपने सबसे पहली बात तो ये समझना है कि कभी भी गेट पर तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। गेट के एग्जाम में कभी भी आपको तुक्का नहीं मारना है, आप ये गलती मत कीजिएगा। आप नेट में तुक्का मार लीजिएगा, गेट में मत मारिएगा। अच्छा, तो टीफर में क्या होता है सर फिर। देखो टीफर के क्वेश्चन टफ होते हैं। टीफर में स्टूडेंट्स उनको कम लेने हैं, ठीक है। टीफर में उनको स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कम लेने हैं। उनके पास उतने सीट्स तो है नहीं। मान लो जेआरएफ तो भाई पूरे इंडिया में उनके ब्रांचेज हैं,
जैसे CSR के मतलब लैब्स हैं, IITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब लोग लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उनको प्रॉब्लम नहीं है JRF वालों को, ठीक है? उनको उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रही है। टीफर में ऐसा नहीं होता। टीफर के क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं बाबू, एकदम खतरनाक होते हैं। आपको टीफर के लिए प्रॉपर मतलब आपका JRF हो जाएगा, टीफर नहीं होगा। आपको JRF की तैयारी, जब जैसे आप JRF की तैयारी, अगर JRF को क्वालीफाई करने के लेवल की तैयारी अगर आप 1 साल तक कर रहे हैं, तो आपको 2 साल तैयारी करनी होगी आपको टीफर क्वालीफाई करने की। बच्चों, मैं डरा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि टीफर क्या होता है। टीफर की, चूँकि आप खुद सोचो ना, एक से सीट्स कम है, बच्चे काफ़ी हैं। हालाँकि बच्चे बहुत एग्ज़ाम नहीं देते, लोग डर से एग्ज़ाम नहीं देते टीफर का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टीफर का एग्ज़ाम ज़रूर देना, ठीक है? तो ये तो बच्चों बात थी एग्ज़ाम्स के ऊपर कि कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे देने होते हैं, तैयारी कितनी करनी होती है। मैं आपको पहले बता चुका कि तैयारी आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स से ही स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा। बच्चों देखिए, जैसे कि बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। बच्चों, ऑफलाइन क्लास में डेविएशन नहीं होता, ठीक है? मतलब आप अगर बैठे हुए हैं, मान लो 3 घंटे की क्लास है, तो आप 3 घंटे कुछ और नहीं कर सकते। 3 घंटे आपको क्लास ही करनी होगी। बीच में मोबाइल भी चेक नहीं कर पाएँगे। शायद इतना भी वक़्त आपको टीचर ना दे। इस लेवल पे क्लासेस चलती है, इस स्पीड से क्लासेस चलती है बच्चों, कि आप बीच में मोबाइल तक चेक ना कर पाओ, ये सिचुएशन बनी रहेगी कि आपके पास मोबाइल चेक करने तक का टाइम नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों कि आप डेविएट आसानी से होते हो। मतलब क्लासेस चल रही है, अचानक से आपको याद है एक बार यार वो देख लेते हैं, मतलब व्हाट्सएप का ना स्टेटस देख लेते हैं, एक बार जो है वो देख लेते हैं, वो वर्ड यूट्यूब पे देख लेते हैं, एक बार ना खाना बनाने का देख लेते हैं, एक बार मतलब कुछ भी थोड़ी-थोड़ी देर पे आप डेविएट होते रहोगे। ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, उस चीज़ पे डिपेंड करती है ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लास बेटर है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास जो है वो बेटर है, लेकिन वही वाली बात है, डिपेंड इस बात पे करती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपका अपने ब्रेन पे, अपनी जो है वो मतलब फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है, आप कितने मतलब क्या बोलूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल मैकेनिकल टाइप के, बहुत इमोशनल नहीं हो कि थोड़ी-थोड़ी देर पे किसी की याद आ गई तो उसे कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, मोबाइल चेक करने लगे। असल में बच्चों, आपके पास मतलब जो क्लासेज है ना, क्लासेस को डाइवर्ट करने का सबसे आसान उपाय आपका मोबाइल ही है, और आपके पास डबल मोबाइल है, फिर तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। खैर, ऑफलाइन क्लास की ख़ासियत ये होती है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि भैया ये पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑनलाइन क्लास में आपके पास ये ऑप्शन था कि चलो भाई ऑनलाइन एक्सेस तो है, बाद में देख लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, और फिर ये करते-करते अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाता है, फिर वक़्त बीत जाता है और फिर तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन मैं फिर से वही वाली बात कह रहा हूँ कि सारा खेल डिपेंड करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जो ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है वही ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। हालाँकि ऑफलाइन में कंटेंट ज़्यादा होता है कई टीचर्स का, ठीक है? लेकिन जो टीचर ऑफलाइन को ही ऑनलाइन में मतलब आपको ये कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बराबरी है। इसलिए मैं ये डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफ़लाइन बेस्ट है, वो आप डिसाइड करो, ठीक है? चलिए, अब बाकी इकोनॉमिकली तो ख़ैर ऑनलाइन में थोड़े से पैसे कम लगते हैं, ऑफ़लाइन जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने किया एग्ज़ाम्स के टाइप के ऊपर, दूसरा हमने टॉपिक डिस्कस किया कि एग्ज़ाम किस तरह से क्वालीफ़ाई करने के लिए किस तरह पढ़ने चाहिए, तीसरा हमने बात की कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रिपरेशन पे। बच्चों, चौथी बात करते हैं कि आपको जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या-क्या होती है बच्चों? क्या स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की, ठीक है? CSIR की, नेट JRF की या गेट की, कोई भी एग्ज़ाम जो आप क्वालीफ़ाई करना चाहते हो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, और सब पढ़ना तो सबसे ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ही, कि आप पढ़ रहे हो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है ही। लेकिन आपके नोट्स किस तरह बन रहे हैं, आपने शॉर्ट नोट्स किस लेवल पे बनाया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरह से की है, ठीक है? आपकी जो पढ़ने की जो एक्टिव स्टडी का टाइम है वो कितना ज़्यादा है, आप कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हो चीज़ों को, ये सभी डिसाइड करती है बच्चों आपकी स्ट्रैटेजी से। आपको पता है बहुत सारे वो पास्ट में ऐसे वॉर्स हुए हैं, जहाँ पर कि छोटी-छोटी आर्मी ने ना बड़े-बड़े आर्मी को हरा दिया। छोटे-छोटे नंबर्स ने बड़े-बड़े लोगों की इस आर्मी को हरा दिया। क्या था? स्ट्रैटेजी थी। आपको भी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी होगी। आपको देख लो यहाँ उठाकर इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े नंबर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप बड़े-बड़े शहरों में जाके बच्चों देखो, दिन-रात बच्चे पढ़ रहे हैं, आईटी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जैम करके मास्टर्स कर रहे हैं। बच्चे लगे पड़े हैं प्रिपरेशन में, ठीक है? बच्चे हार्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि रिज़ल्ट तो उनमें कुछ का ही होगा ना।
कुछ एक का ही रिजल्ट होगा, कुछ एक कोई वो CSIR की फेलोशिप मिलेगी। इसका मतलब आपका सिर्फ स्टडी करना इनफ नहीं है CSIR क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो तो आप CSIR क्वालिफाई कर लोगे। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी आप बनाओ, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक रूटीन बनाओ दिन भर के खुद का, कि आप किस टाइम में क्या पढ़ोगे, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, मंडे को मॉर्निंग क्या पढ़ना है, मतलब लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आप उसके टाइम दो कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। देखो, जब तक आप खुद को एक डिसिप्लिन में नहीं बांधोगे बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ, कि जैसे आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ रहा है, आप धनाधन ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे। किसी को इनऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ रहा है, वो सारा टाइम इनऑर्गेनिक को ही दे रहा है। किसी को फिजिकल में अच्छा लग रहा है, वो सारा टाइम फिजिकल ही पढ़ेगा। जबकि ये कॉन्सेप्ट बीत चुका है कि आप 2 सब्जेक्टों को अगर अच्छे से कवर कर लो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, पहले होता था बच्चों। आज से 10-15 साल पहले क्या होता था कि मतलब जब कट ऑफ कम हुआ करते थे, तो बच्चे क्या करते थे ना, कि जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लिए, ऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ लिए, फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लिए, और जो थर्ड टॉपिक छूट जाता था उसके कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स वो देख लेते थे, एग्जाम उनका क्वालिफाई हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं होता। अब आपको प्रॉपर तीनों टॉपिक पढ़ने होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और साथ में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। तब जाके आप एग्जाम, आप सोच सकते हो कि हाँ आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ये लगता है सर अभी भी मतलब 35 में से, मतलब 65 में से 35 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है सर, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टॉपिक्स होते हैं मर्ज। टॉपिक्स क्या होते हैं बच्चों? मर्ज होते हैं। और अब क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब आप एग्ज़ाम देते हो बच्चों, तो हर एक टॉपिक से ईज़ी क्वेश्चन ही पूछते हैं और टफ क्वेश्चन ही पूछते हैं। इस बात को समझो कि वो क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से कुछ ईजी पार्ट भी उठाएंगे और टफ पार्ट भी उठाएंगे। अब जैसे मान लो ऑर्गेनोमेट्रिक से मान लो उनको 25 मार्क्स के क्वेश्चन उठाने हैं, तो वो क्या करेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, वो मतलब 1-2 क्वेश्चन क्या करेगा, वो ईजी वाले लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक को मर्ज कर देगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेट्रिक को मर्ज करेगा आपको IR से, ऑर्गेनोमेट्रिक को मर्ज कर दिया जाएगा NMR से, ठीक है। और उसके साथ मर्ज कर करके आपको क्वेश्चन दे देंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक को मर्ज कर दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन से। तो अब क्या है बच्चों, कि अगर हाँ, उसमें काइनेटिक्स लगा देगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ के आप अच्छा कर लेंगे, एक सेकेंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स पढ़ के आप बहुत अच्छा कर लेंगे, तो आप इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, तभी जाके जो है आप अच्छा रहे। यार ये लाइटिंग की बड़ी इशू हो जा रही है। कि आपको क्या करने के बच्चों, आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, तब जाके आप सोच सकते हो कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स जुटा पाओगे। क्यों? मैंने पहले फिर से कहा, पहले बच्चे कम थे एग्ज़ाम देने वाले, जिसकी वजह से इतना कंपटीशन हार्ड नहीं था, ईजिली बच्चे रिजल्ट ले आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि आज के टाइम में छोटे छोटे शहरों में बैठ के बच्चे JRF की तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले जो बच्चे या तो किसी प्रॉपर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, IT से होते थे, वही तैयारी करते थे, या तो जो बच्चे लाखों खर्च करके दिल्ली GSR आते थे वो तैयारी करते थे। उनके अलावा बच्चे तैयारी करते ही नहीं थे, तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स आसानी से हो जाते थे। चीज़ें अब बदल गई है, अब आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी होगी, ठीक है। चलिए, ओके, ये भी बात हो गई। अच्छा, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम्स में, अच्छा जैसे मैंने स्ट्रेटजी की बात की, तो मैंने बात की कि भाई शॉर्ट नोट्स की बात की। बच्चों यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, इन तीनों को जिस बच्चे ने कमांड कर लिया, ठीक है, उस बच्चे का रिजल्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला शॉर्ट नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं उसको आप देखिए, उसको कीजिए अच्छे से, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर एक टॉपिक का शॉर्ट। अब शॉर्ट नोट्स भी 3 लेवल पे बनते हैं बच्चों। सबसे पहले जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पहला आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। आप उसके बारे में लिखो, क्या क्या पॉइंट आपने सीखा, उस पॉइंट को लिखते चलो। अब 6 से 2 एक जैसे आप किसी, जैसे क्लास में गए, क्लास में आपने 10 पन्ने पढ़े, उसको आप 2-3 पेज पे आप आराम से लिखो, मोटे मोटे पॉइंट्स लिखो। तो ये आपका लेवल 1 का शॉर्ट नोट्स हुआ, ठीक है, ये आपका लेवल 1 का शॉर्ट नोट्स हुआ। फिर आपने क्या किया कि उसको आप अगली बार जब आप उसका रिवीजन करते हो, तो आप उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के लिखते हो, ठीक है। मतलब वहाँ 10 पन्ने का था, इस बार आप उसको 1 पन्ने में आपने लिखा, ठीक है। ये आपका लेवल 2 का शॉर्ट नोट्स हुआ। उसके बाद क्या होगा बच्चों, कि जब नेक्स्ट लेवल पे आप तैयारी करोगे, तो फिर क्या होगा कि अब आप उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाओगे। मतलब जो आपने 10 पेज में वहाँ पढ़ा था, अब आप उसको यहाँ पर मुश्किल से हाफ पेज में आप उसको यहाँ कवर कर लोगे। तो ये आपका लेवल 3 का शॉर्ट नोट्स होगा। आपको लग रहा है सर ये मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है।
रिवीजन करते ही हो ना, जैसे आप लिख लिख कर रिवीजन करते हो, तो उसी चीज़ को क्या करना, बस वहाँ पर नोट डाउन कर देना है। तो जब बच्चों आपके पास 3 लेवल के शॉर्ट नोट्स होंगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि एट द एंड जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, आपके पास इतने-इतने नोट्स होंगे, इतने-इतने प्रॉपर, आप देखना। क्योंकि एक ओएमसी इतनी मोटी कॉपी होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की इतनी मोटी कॉपी होगी, कोऑर्डिनेशन की इतनी मोटी कॉपी, काइनेटिक्स की इतनी मोटी कॉपी, क्वांटम की इतनी मोटी कॉपी, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने सारे टॉपिक हैं, ग्रुप थ्योरी है, ऑर्गेनिक के आपको नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, आप समझ नहीं सकते हो, मतलब समझ तो रहे ही हो, इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो इन सब की हमारे पास इतनी मोटी कॉपी हो जाएगी बच्चों कि हम चाह कर भी इसे लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, हम बैठे रह जाएंगे और सारा टाइम बीत जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या काम आते हैं, हमारे पास शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मैंने क्या बोला बच्चों, टेस्ट सीरीज, इसके बिना तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही होगी। आप सस्ते वाला टेस्ट सीरीज खरीदो, महंगे वाला टेस्ट सीरीज खरीदो, जाके सेंटर पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी होगी। टेस्ट सीरीज से क्या होगा बच्चों कि आपको मतलब एक माहौल पता चलेगा अपना कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज से आपको इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और तीसरी कौन सी बात बताई मैंने, तीसरी मैंने बात बताई कि आपको शॉर्ट नोट्स हो गए हमारे पास, आपको शॉर्ट नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, और एक और बात मैंने बताई आपको, खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया, ये सीएसआई या जेआरएफ के लिए हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि गेट के लिए आपको क्या करना है, गेट आपको बुलेट पॉइंट मार्क करता है, गेट आपको जो है वो क्या करता है। और ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे बच्चों, ये आपको गेट में काम आ जाएंगे। फिर ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, ये आपको गेट में काम आएंगे। लेकिन साथ में मैं पहले बता दे रहा हूँ कि गेट को आप हल्के में लेने की गलती मत करना। गेट एग्जाम के लिए आपको बहुत अलग लेवल की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। गेट के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग लानी होगी, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको गेट की तैयारी करने के लिए ये ख्याल दिमाग से निकालना हो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पहले दिमाग लगाना कि पहले आपको केमिस्ट्री सीखनी है, सब्जेक्ट आपको सीखना है। तो आप जब बच्चों सब्जेक्ट को सीख जाओगे तो गेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप कोचिंग करके तैयारी करके आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते, गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। गेट के लिए जब तक, गेट आप तभी क्वालिफाई करोगे जब आपके अंदर सच में केमिस्ट्री आ जाएगी, जब आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होगी, लिखी हुई लाइंस आपको समझ में आने लगेगी, हाँ भाई ये लाइन क्यों लिखी सर ने, क्यों लिखाया, ये लाइन का क्या सेंस है। जब इस तरह से सोचने लगोगे बच्चों, तो फिर क्या होगा कि आप गेट क्वालिफाई करोगे। क्योंकि गेट के क्वेश्चन इस तरह से सेट किए जाते हैं कि अगर आपके पास एक नॉर्मल नॉलेज है तो वो नॉलेज आपको गलती ही करवाएगी और आपके 1/3 मार्क्स कटेंगे। और आप उठा के देखो कि जिन बच्चों के सीएसआर में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, वो बच्चे गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि गेट मतलब जॉब। तो जॉब इतनी आसानी से आपको देंगे नहीं ना, जॉब के लिए तो आपको ओवर क्वालिफाइड होना होगा। आज के टाइम में जब इतनी कंपटीशन है, तो जॉब के लिए तो आपको क्या होगा, जॉब के लिए तो आपको ओवर क्वालिफाइड होना जरूरी है। बच्चों एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि सर बुक्स कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। बच्चों बुक्स तो बहुत सारे हैं। जैसे एक मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं तो फिजिकल में आपको पूरी शर्मा पठानिया हैं, एटकिंस हैं। जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन कैरोथर के जलवे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें हाउसक्राफ्ट हुई है। तो बुक्स तो बहुत सारे होते हैं बच्चों। सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे कि आप, डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ले रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। आज के टाइम में जब ऑनलाइन कोचिंग इतनी आसानी से अवेलेबल है, तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि हाँ भाई हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। बुक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं बता रहा कि बुक्स कितना इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पहले। देखिए बच्चों, जब आप आईआईटी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो कभी भी आप उनसे ये मत कहना कि आपने कोचिंग की हुई है, ठीक है। आप उनसे कभी मत कहना, जब आपका इंटरव्यू हो तो आप ये मत कहना कि आपने कोचिंग की, आपने कहा, आपको कहना है कि सर मैंने सेल्फ स्टडी की है, ठीक है। और वो ये क्रॉस चेक नहीं करने जा रहे हैं कि आपने सेल्फ स्टडी की है या कोचिंग ली है। लेकिन अगर आप उनको ये बताते हो कि आपने कोचिंग ली है, तो इससे क्या होगा, उनके दिमाग में एक परसेप्शन बैठेगा। उनके दिमाग में परसेप्शन आएगा कि ये बच्चा जो है ना, वो मतलब पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा समझते हो, पोल्ट्री फार्म का मुर्गा मतलब ये बच्चा कोचिंग लेके पढ़ा हुआ है। इस बच्चे के पास अपनी को बहुत नॉलेज नहीं थी, इसने कोचिंग लेके खुद को इम्प्रूव किया और यहाँ आ गया। इसका मतलब है वो ये, उन्हें ये पता होगा कि ये बच्चा सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ कर आया है, बाकी इसको लैब की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पर केमिकल्स की नॉलेज नहीं है, केमिकल गिराएगा, चोट लगाएगा, फिर बाद में गालियाँ सुनेगा और मेरे लिए भी प्रॉब्लम करेगा। तो वो ऐसे केसेस में ना आपको इग्नोर करेंगे। तो आप उनको ये मत बताना। अब बोलो सर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मैं झूठ की बात नहीं है,
लेकिन आप क्या हुआ कि आप अगर मतलब ये बताओगे कि आप कोचिंग करके आए हो, देखिए नॉलेज के लेवल में बहुत का फ़र्क नहीं होता है। बस जो खुद से सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे क्या होते हैं कि वो एक ही चीज़ को इतना रगड़ रगड़ के पढ़ते हैं कि उनके पास उस टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होती है और उस टॉपिक को वो 5 साल के बाद भी याद रख पाते हैं। अगर किसी बच्चे ने खुद से सेल्फ स्टडी करी है, तो इससे क्या होगा कि उसने चूँकि एक चीज़ को कई बार पढ़ा है, तो वो उस टॉपिक को कई लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन एक कोचिंग वाला बच्चा क्या होता है, उसने चूँकि कोचिंग ली है, वो कोचिंग भी प्रिपेयर करके आता है, इससे क्या होता है कि वो चीज़ों को जल्दी भूलने लगता है। और लैब में भले आपका कोई स्पेशलाइज़ टॉपिक हो, लेकिन ओवरऑल केमिस्ट्री की ज़रूरत तो होती है लैब में। और इस बात से गाइड जो होते हैं वो आपके परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा जो है वो मतलब कोचिंग करके आया है, ये मेरे मेरे कमांड नहीं समझेगा, मैं बोलूँगा आम, ये समझेगा इमली। उस चक्कर में क्या करते हैं कि वो मतलब उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। देखिए बुक्स तो हैं, नो डाउट बुक्स तो अच्छी चीज़ें होती है और बुक्स से पढ़ना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना कि समय कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं ना कि जो नोट्स टीचर आपको बनवाते हैं वो ऑलरेडी समराइज़्ड नोट्स होता है। लेकिन इस बात में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना बच्चों कि आपको ऐसे टीचर के पास नहीं पढ़ना है, जो आज से 4 साल 5 साल पहले की केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब मान लो किसी टीचर ने 5 साल पहले कोचिंग ली और उसी कोचिंग को वो मतलब उन्होंने क्या किया कि उनकी वीडियोज़ आज भी वो आपको जो है वही पढ़ के वो आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। फिर वो आपके लिए नुकसान होगा क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन उठा के देखो, आज से 10 साल 5 साल पहले के क्वेश्चन उठा के देख लो, आज के क्वेश्चंस देख लो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। पहले के क्वेश्चंस क्या होते थे, पहले क्वेश्चन इस लेवल पे नहीं होते थे। आज के क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल के होते हैं। ठीक है? पहले क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते थे क्योंकि पहले उन्हें क्या होता था, बच्चे लेने होते थे। आज के टाइम में उन्हें रोकना होता है। पहले वो ये प्लान करते थे कि हाँ भाई, हम इतने बच्चों को लेंगे। आज के टाइम में वो बच्चों को लेने की बात नहीं, तो बोलते हैं बच्चों को रोको तो, जो आने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएँगे। वो इस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है? तो लेकिन अगर किसी टीचर ने खुद को इम्प्रूव नहीं किया है बच्चों, आज से 10 साल पहले की केमिस्ट्री वो पढ़ाया जा रहा है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके। नेक्स्ट ये बात है बच्चों कि आपको जब बुक्स पढ़नी है, तो बुक्स को आप आराम से हाईलाइट कीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिलेक्ट करके आप वो ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ने से क्या होगा कि आपको वो टॉपिक्स भी मिलेंगे जिससे जो आपको फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और नई प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि आज के टाइम में क्वेश्चन सेट करते हुए रिसर्च आर्टिकल से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ठीक है? आज के टाइम में चूँकि देखो एक लिमिट है, बुक्स की भी अपनी एक लिमिट है, कॉन्सेप्ट की अपनी एक लिमिट है। एक ही कॉन्सेप्ट को कितना घुमा-घुमा के पूछेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं आजकल कि रिसर्च आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? तो जब वो क्या करते हैं, वो रिसर्च आर्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तो वो क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है क्योंकि रिसर्च आर्टिकल में जो पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पीछे के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होते, अलग अप्रोच चाहिए होता है। तो अब क्या होता है बच्चों, रिसर्च आर्टिकल से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आपको रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पढ़ाने वाले भी टीचर होने चाहिए जो आपको रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाएं। ठीक। और अब हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों जिस पे सबसे कम डिस्कस किया जाता है और शायद यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आपका कल जेआरएफ हो गया, फिर आप क्या करोगे? सर जेआरएफ हो गया तो क्या होगा, पीएचडी ज्वाइन करेंगे जाके, यही जवाब दोगे आपकी सर इसके बाद क्या करना है, पीएचडी ज्वाइन करना है? नहीं, रुक जाओ। जेआरएफ करने का मतलब पीएचडी ज्वाइन करना नहीं होता है, फेलोशिप लेना नहीं होता है, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। ये कोई मतलब पेंशन नहीं है या ये कोई आपकी सैलरी नहीं है फेलोशिप कि आप गए, आपने क्रेडिट कर दिया और आपके पैसे आने स्टार्ट हो गए। आपको अपनी फेलोशिप के लिए हर महीने एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है? एक प्रॉपर चैनल होगा, उस चैनल को प्रॉपर हर महीने आपको फॉलो करने होंगे। सीएसआईआर की प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़नी होगी, किस टाइम में क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आपको जॉइन करना होगा सीएसआईआर को। जॉइनिंग करने के बाद आपको जो है टाइम टू टाइम उसे अपने अपडेट भेजने होंगे, आपको हर एक 6 मंथ पे आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी, आर्टिकल पे काम करना है, थीसिस लिखने पे काम करना है। और चलो ठीक है, आप किसी आईटी में हो तो चलो वहाँ पर फेलोशिप के लिए इतना एफर्ट लगाना नहीं होता क्योंकि वहाँ जो ऑफिसेज होते हैं बहुत एडवांस होते हैं, वो खुद ब खुद देख लेते हैं कि आपकी फेलोशिप का क्या होना है। लेकिन बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता है। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा है, अगर आपने गलती से स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, मैं तो खैर आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि भैया मैं तो पढ़ाऊँगा, मैं तो पैसे कमाऊँगा, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूँगा, फेलोशिप का क्या है, या फेलोशिप छोड़ दूँगा, या फेलोशिप आएगी भी ऐसी जगह एडमिशन ले लूँगा जहाँ बस आराम से पीएचडी हो जाएगी और मुझे कुछ करना नहीं, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा।
ये एक बहुत गलत सोच होती है बच्चों। ये असल में कैरियर डिस्ट्रॉइंग सोच है। ये आपके कैरियर को बर्बाद कर देगी ये सोच। आपको अगर जेआरएफ अवार्ड हुआ है, पहली बात आपको जेआरएफ एक बार हो जाए तो फिर दोबारा नहीं देना है, क्योंकि आप एक बच्चे की सीट खा जाओगे। अगर आपने डबल जेआरएफ किया है, मैंने भी यही गलती की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। अगर आप जेआरएफ एक बार ही करना, आपको 75 बार करना, नेट करते रहो जितनी बार करना है, नेट करो जितनी बार नेट करना है। आपको जेआरएफ सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि अगर आप जेआरएफ करते हो बच्चों, रैंक सुधारने के लिए उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बच्चे की सीट जरूर खा जाओगे। एक बच्चे को जो फेलोशिप मिलनी है 20-25 लाख रुपए की, उस फेलोशिप को आप जरूर खा जाओगे। तो आप ये गलती मत करना, कभी भी आप डबल जेआरएफ एग्जाम मत देना। मतलब जेआरएफ एग्जाम बस एक बार आपको देना, एक बार क्वालिफाई हो गया, फिर आपको एफर्ट नहीं लेने जेआरएफ लिए, नेट देते रहो जितना बार आपको देना है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बोला कि जब आपका जेआरएफ हो जाना है, आपको डायरेक्ट जाके पीएचडी ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, आपकी जब जेआरएफ हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट जाके पीएचडी ज्वाइन नहीं करनी है। आपको जेआरएफ के बाद सबसे पहले आपको जाके प्री पीएचडी कोर्स करना है किसी अच्छी जगह से, जैसे आईसर है, ठीक है, आईसर मोहाली है, भोपाल है, आईएससी बेंगलोर है। तो ये सब क्या होता है ना, ये कोर्सेज चलाते हैं, प्री पीएचडी कोर्सेज चलाते हैं ये भी चीज़ में, जहाँ पर कि आपको सिखाया जाता है कि पीएचडी करते कैसे हैं। बच्चों, पीएचडी एक बहुत एफर्ट वाला काम है। पीएचडी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने मतलब गए, आपने गाइड के अंदर ज्वाइन किया और आपने पीएचडी करना शुरू किया और आपका पीएचडी हो गया। पीएचडी एक जर्नी है। आप आसानी से पीएचडी नहीं, ऐसा नहीं कि आपने पीएचडी ज्वाइन कर ली तो पीएचडी हो ही जाएगा। लोग बच्चों की पीएचडी ज्वाइन करने के बाद 5-6 साल के बाद भी उनकी पीएचडी नहीं होती, छोड़ के भाग जाते हैं लोग पीएचडी। लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं पीएचडी ड्यूरिंग। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बहुत डिस्टर्बिंग होता है पीएचडी में, गाइड की गालियाँ सुनना, गाइड के ताने सुनना, इतना काम करने के बावजूद भी रिजल्ट ना आना, कैरेक्टराइजेशन में फेल हो जाना। आप पता चला किसी काम को 6 महीने से कर रहे हो और जब आपने काम का उसको फाइनल टच देने का टाइम है, पता चला वो काम हुआ ही नहीं, या आपसे पहले किसी और ने कर लिया। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो स्ट्रेस देती है। एक आध घंटे की बात नहीं होती है, कई महीने वेस्ट हो जाते हैं, कई साल वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपका जेआरएफ हो जाए तो आपको क्या करना है? जेआरएफ होने के बाद सबसे पहले तो आप प्री पीएचडी कोर्सेज करो, किसी अच्छी जगह से जाके आप पता लगाओ। अलग अलग साइंस यूनिवर्सिटी जो होती है वो क्या करती है, अलग अलग प्री पीएचडी कोर्सेज निकालती हैं। आप उनकी पीएचडी कोर्सेज ज्वाइन करो और प्रॉपर पीएचडी आप जो है वहाँ पर जाके क्या करो कि पीएचडी का कोर्स समझो कि पीएचडी में आपको थीसिस कैसे, हाउ टू राइट थीसिस, हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू ज्वाइन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कैसे कैरेक्टराइजेशन करने होते हैं, कैसे उसकी सैम्पलिंग करनी होती है, कैसे उनको सैंपल को भेजना होता है, ठीक है, किस तरह से आपको कंटीजेंसी की बिल बनानी होती है, किस तरह से फेलोशिप का बिल बनाना है, किस तरह से ज्वाइनिंग करनी होती है। ये इंटायर प्रोसेस ये आपको क्या होता है कि आपको सिखा दिया जाएगा प्री पीएचडी कोर्सेज में, जिसकी वजह से आपको हेल्प ये होगी कि जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आपके गाइड को ये पता चलेगा, अरे यार मेरा जो बंदा है ना, जो मेरा फेलो है वो तो बड़ा एक्सपर्ट है, उसे तो सब कुछ आता है। तो बड़ा प्यार से आपको ट्रीट करेंगे, आपको बड़ा हेल्प करेंगे और आपका काम एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट मुँह उठा के पहुँच जाते हैं गाइड के पास, वो तो आपको ले लेंगे। उनको भी तो शो करना है कि भाई हमने जेआरएफ फेलोस को लिया, तो उनको तो लेना है, तो आपको ले लेंगे। लेकिन उसके बाद भाई साहब आपकी जो प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी जो हालत होने वाली है ना, वो बताने लायक नहीं होगी। सच में रोना पड़ेगा। आपके उधर सीनियर आपको डांटेंगे, इधर गाइड आपको डांटेंगे, उधर सीनियर कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब आप समझो कि झाड़ू पोछा लगाने वाले बन के रह जाओगे लैब के अंदर। आपको जाके प्री पीएचडी कोर्स ज्वाइन करना, चीज़ों को समझ लेना, सीखना है, मशीन्स कैसे वर्क करते हैं वो समझ लेना है, कुछ कैरेक्टराइजेशन कराना। ऐसे तो बाकी आप अगर आपने एमएससी में ही कुछ काम कर रखा है, पेपर छपवा रखे हैं, तब तो भाई मतलब सुभान अल्लाह, फिर तो आप बोले वाह क्या बात है, आ जाओ। ऐसा ही तो बच्चा हमें चाहिए। आपको पता है एमएससी में कि अगर आपने पेपर पब्लिश कर रखा है तो उस पेपर के बिहाफ पे आप यूएसए, यूके, कनाडा में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मास्टर्स में अगर आप कोई पेपर आपने निकाल रखा है तो, मतलब रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल आपने छपवा रखा है तो हमेशा ये, अगर आप मास्टर्स में हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आपका जो एक रिसर्च आर्टिकल छप जाए। क्योंकि अगर आपका रिसर्च आर्टिकल छप जाता तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी आईआईटी आपको आराम से ले लेगी। क्योंकि जिससे अगर ये पता कि ये बंदा मास्टर्स में पेपर आर्टिकल छपवा सकता है तो ये बंदा आगे ज़रूर ऐसा करेगा। उसके बाद आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहले आपको पेपर पढ़ने हैं। आपको 6 महीने तक, 2 महीने तक आप पहले डिसाइड करो, आप पहले विजिट करो अलग अलग, जहाँ आप सोच रहे हो। मान लो किसी आईटी में, आपको किसी आईटी में इंटरव्यू हुआ, आप उससे 2 दिन पहले जाओ, वहाँ फेलोज से मिलो, उनसे पूछो कि भाई कौन से गाइड कौन सा काम करवाते हैं,
ठीक है, मेरी बात समझो। उनसे पूछे कि कौन सा गाइड कौन सा काम करवाते हैं, तो आपको जो फेलो है वो बता देगा कि फलाने वाले गाइड ने फलाने वाला फलाने टॉपिक पे काम करवाते हैं। फिर आप उससे पूछो कि इनके फॉरेन कोलैबोरेशन कैसे हैं, फिर वो आपको बता देगा कि इनके फॉरेन कोलैबोरेशन ऐसे हैं। फिर आप पूछो कि वो बाय बिहेवियर कैसे हैं, बहुत मतलब स्ट्रेस तो नहीं देते बच्चों को। फिर आप उनसे पूछो कि उनके जो रिसर्च आर्टिकल किस टाइप के, आप उनको इंटरनेट पे चेक करो। और जब आपको किसी गाइड के लिए प्रॉपर सिलेक्ट हो जाए, पहले सारे गाइड को चेक करो, फिर आप एक गाइड को सिलेक्ट करो, एक या दो को सिलेक्ट करो, और फिर जब आपका इंटरव्यू हो तो आप उन गाइड से पर्सनली मिलो, और पर्सनली मिल के उनको बोलो कि सर आप मुझे ज्वाइन करवा लेना, सर मैं आप ही के अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर मैं आप ही के अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ। नो डाउट वो आप देखेंगे कि आपने काम किया है तभी वो आपको लेंगे, अदरवाइज वो नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उनको बोल देते हो कि सर मैं आप ही के अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो उनकी पीजीआरसी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो रख देंगे कि हाँ भैया ये बच्चा मैं लूँगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली उनके अंदर चले जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये पीजीआरसी मीटिंग डिसाइड करेगी कि आपको किसके अंदर भेजना है। समझ रहे हो बात को? फिर वो आपको किसी रैंडम गाइड के अंदर भेज देगी, और फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि रैंडम गाइड के अंदर जाने से फिर प्रॉब्लम, भाई आपको प्रॉब्लम फिर बनी रह जाएगी, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको गाइड से पर्सनली मिलना है, या अगर नहीं भी मिल पाओ अगर गाइड से, तो जब आपकी इंटरव्यू होगी तो वहाँ बोलना है कि सर मैं फलाने सर के अंडर ज्वाइन करना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि देखो हमारा सारा काम तो रिसर्च ओरिएंटेड है। गवर्नमेंट किस मतलब का पर्पस क्या है? यही पर्पस है ना कि आपका रिसर्च बेटर हो, आप अच्छा रिसर्च कर पाओ। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने मतलब आपने किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आपने किसी का नाम लिया तो वो आपको कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी बात पहुँचानी है कि हाँ सर मैं फलाने वाले सर के अंडर जॉइन करना चाहता हूँ, आप मुझे अलाउ कीजिए, तो वो कर देंगे। ठीक है? फिर तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी पीएचडी की, फिर आप कल्चर के पोस्ट डॉक करोगे, अच्छे आर्टिकल्स करोगे। तो ये मैंने बताया कि आपको पीएचडी जॉइन करने से पहले किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है? तो बच्चों मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया, और बस अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। ये कैरियर बहुत बड़ा कैरियर है। लोगों के घर बनते हुए देख के अफ़सोस मत कीजिए, क्योंकि जब आपका महल बनेगा तो लोग उसको सर उठा के देखेंगे। किसी आपके फ्रेंड को अगर रेलवे बैंकिंग एसएससी पीओ में जॉब लग जाती है तो आप उसको लेके फ्रस्ट्रेट ना हो। ये जो जेआरएफ है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, या कहीं साइंटिस्ट की जॉब है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है इसमें। लोगों की उम्र हो जाती है, 32 साल, 33 साल, 34 साल की उम्र में लोग जाके ज्वाइन करते हैं, 35 साल की एज में ज्वाइन करते हैं। तो आप इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट ना हो बच्चों, क्योंकि एक प्रोफ़ेसर की जॉब और बाकियों की जॉब में बहुत फ़र्क है। आईएएस, आईपीएस भी होते हैं ना, वो अपनी जॉब छोड़ के प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफ़ेसर की जॉब में जो रिस्पेक्ट है, जो कम्फ़र्ट है, जो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको अपने थॉट्स को शेयर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो प्रोफ़ेसर के साथ एक और बड़ी बात है कि प्रोफ़ेसर लाभ का पद नहीं होता है। मतलब कल्चर की आप अगर पॉलिटिक्स करना चाहें, चुनाव लड़ना चाहें, तो उसके लिए आपको अपने पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करना होगा। बाकी कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, बाकी किसी पोस्ट में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपने पोस्ट से क्या करना होगा बच्चों? रिज़ाइन करना होगा। ठीक है? लेकिन प्रोफ़ेसर के लिए आपको कोई वीआरएस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से, आप प्रोफ़ेसर रहते हुए भी आप जो है चुनाव लड़ सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, और आप कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि प्रोफ़ेसर के लाभ का पद कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने आपके डाउट्स थे उन सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया। जितने भी आपके सवाल थे उन सब के बारे में मैंने अच्छे से बात की। ठीक है? तो आज का सेशन अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर जल्दी। ठीक है? और प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं चाहता हूँ मैं आपको अपना नंबर आपसे शेयर कर लेता हूँ, 9471280280। ये मेरा नंबर है। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है? मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय।